हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो जैसे कि प्रीलिम्स नज़दीक है, कुछ ही महीने रह गए हैं, तो आज आपका प्रीलिम स्पेशल है जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जो यूरोपियंस आए हमारे इंडिया में, 5 टोटल पावर्स जो आई थी, उन्होंने कहां कहां पहली अपनी फैक्ट्री खोली। इसमें से काफ़ी बार आपको प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसी पर्पस से हम इस पूरे चैप्टर को आज देखेंगे। आप सबके लिए फैक्ट्स मैं पहले ही निकाल के लेके आया हूं, तो अगर आप स्पेसिफिक फैक्ट्स को याद कर लेंगे तो आप निश्चिंत रह सकते हैं इस पूरे पार्ट में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा। तो आइए इस पूरे चैप्टर को शुरू करते हैं। तो टोटल 5 पावर्स हमारे इंडिया में आपको देखने को मिलेंगी जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पार्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले पोर्टुगीज़ आएंगे 1498 में, उसके बाद हमारे को डच आएंगे यहाँ पर 1596 में, 98 ईयर्स के बाद। देन वी हैव द इंग्लिश इन द ईयर 1600, देन वी हैव द डेन्स इन द ईयर 1616 एंड एट लास्ट फ्रेंच आएंगे हमारे पास 1664 में। ये जो क्रोनोलॉजी है कौन से ईयर में वो आए, ये सारे ज़रूरी हैं, प्लीज़ इनको ध्यान में रखिएगा। कल को आपको क्रोनोलॉजी में लगाना आ जाए तो ये भी आपको ध्यान में होने चाहिए। तो फ्रेंच के हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हैं कि वो लास्ट में आए थे और इंग्लिश बीच में आए थे, एंड द फर्स्ट वन वर द पोर्टुगीज़। कन्फ्यूजन आपको डच और डेन्स में होगी, बस इसको थोड़ा रट्टा मार लेना। तो सबसे पहले हम पोर्टुगीज़ की बात करते हैं कि वो किस तरह से आए और कहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। तो पोर्टुगीज़ सबसे पहली यूरोपियन पावर थी जिन्होंने पूरे अफ्रीकन कोस्ट लाइन को नेविगेट किया था। उससे पहले हम ऊपर का जो ट्रेड रूट था, सिल्क रूट था, उसके थ्रू ट्रेड किया करते थे। सारे यूरोपियंस वहाँ से आया करते थे, पर क्योंकि वहाँ पर अरब्स का कब्ज़ा हो गया था तो उस वजह से ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई थी। तो जो पुर्तगाल का किंग था उसने अपने बंदे को भेजा कि आप जाइए इस पूरे ट्रेड रूट को देखिए ताकि हम आगे और लोगों को भी बता सकें। तो हमारे पास पहले इंसान का नाम है बार्थलोमेओ डियास इन द ईयर 1487। वो पहले ऐसे यूरोपियन बने जो कि केप ऑफ द गुड होप, जो हमारा यूरोप अफ्रीका है उसके जो पिन पॉइंट, जो टॉप मोस्ट लोअर पॉइंट है, उस तक वहाँ पहुँचे थे। तो उन्होंने पहली बार ये पूरा ट्रेड रूट देखा था और फिर इस वजह से उन्होंने इसको नाम दिया था केप ऑफ गुड होप, कि अब हमारे पास उम्मीद है कि शायद हम आगे इंडिया और ईस्ट इंडिया तक भी पहुँच पाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ से हम जो स्पाइसेस मिलते हैं इंडोनेशिया या फिर मनाया पेनिनसुला से, वो उनके यहाँ काफ़ी डिमांड में थी। तो ये जो नाम है बार्थलोमेओ डियास, या जो भी प्रोनाउंसिएशन हो प्लीज़ उसको ध्यान में रखिएगा। वो पहले ही ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने नेविगेट किया था। तो ये केप ऑफ गुड होप नाम रखा गया। उसके बाद फिर वास्को डी गामा आएंगे इन द ईयर 1498। कहाँ पर आएंगे? जैमोरिन ऑफ कैलिकट के पास। सो वास्को डी गामा 1498 में हमारे जैमोरिन के पास आएंगे, जो कि वहाँ का लोकल हिंदू रूलर था। और इसके बाद फिर एक प्रॉपर सी रूट एस्टेब्लिश हो जाएगा और उसके बाद फिर बहुत सारे यूरोपियन पावर्स हमारे इंडिया में आने शुरू होंगे। ये उसका सारा बैकग्राउंड है। अगर हम मेन पर्पस कहें या बात करें कि वो क्यों आया करते थे, तो स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यूरोप को, क्योंकि यूरोप में कोई भी स्पाइसेस नहीं हुआ करती थी। स्पाइसेस किस वजह से ज़रूरत थी? क्योंकि उस टाइम के अंदर रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी, और स्पाइसेस को अगर हम किसी भी खाने के ऊपर लगा दें तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये मेजर पर्पस था। और ये स्पाइसेस के लिए जो इंडोनेशिया का पूरा इलाका है, मलाय पेनिनसुला का पूरा इलाका है, वो सबसे ज़्यादा मशहूर था। पर इंडिया भी क्योंकि रास्ते में था, इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे इंडियन क्लोथ वो एक्सपोर्ट किया करते थे, एंड जेम्स एंड अदर ट्रेजर्स वो एक्सपोर्ट किया करते थे। तो उस वजह से इंडिया भी उनका एक काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग पॉइंट बन गया। अगर हम पहली यूरोपियन पोर्टुगीज़ फैक्ट्री की बात करें तो वो 1503 में कोचिन में एस्टेब्लिश की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप ध्यान में रखेंगे। और 1505 में सेकंड पोर्टुगीज़ फैक्ट्री थी जो कि कन्नौर या कन्नूर में एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। तो आइए उसके बाद हम बात करते हैं डच के बारे में, जो कि 1596 में हमारे इंडिया में आए। तो 1596 में कौन सा पहला डच ट्रैवलर है जो हमारे इंडिया में जिसने पैर रखा? सो कॉर्नेलियस दी हाउथमैन, ये सबसे पहला है। फिर 1602 में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है हमारी, उसी तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी गई थी ताकि आप वहाँ पर जाके ट्रेड करिए। कल को आपने कोई टेरिटरी को एक्वायर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इनिशियली इनका जो पूरा पर्पस था यहाँ तक आने का, वो था इंडोनेशियन आर्किपेलागो, वही स्पाइसेस की इनको ज़रूरत थी। पर जब इस स्पाइसेस को ट्रेड करते थे तो उन्होंने देखा कि इंडिया में भी कुछ ना कुछ स्पाइसेस की ज़रूरत है, जैसे पेपर की एंड अदर स्पाइसेस। एंड उसके अगेंस्ट जो इंडियन क्लोथ है, जो इंडियन सिल्क क्लोथ है,
उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी बाकी सारे देशों में। तो इस वजह से डच को ये तगमा या ये टाइटल दिया गया है दैट फर्स्ट क्रेडिट ऑफ मेकिंग इंडियन क्लॉथ एज एन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट गोज टू द डच। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप ध्यान में रखेंगे, कल को आपको प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो उसी के चलते 1606 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी मसूलीपट्टनम के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, और दूसरी फैक्ट्री थी पेट्टोपोली या फिर निज़ामपट्टनम। 1610 में ये अपना हेडक्वार्टर्स बनाते हैं पुलिकट को, और बाद में इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो शिफ्ट कर दिया जाता है नागापट्टिनम में। मैं इसके पूरे डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये इस लेक्चर के परव्यू से बाहर है। आप अगर इतने ही सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स ध्यान में रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कल को आपको पूछ लिया जाए कि डच का इनिशियल कैपिटल पुलिकट था तो वो ठीक होगा, या फिर पूछ लिया जाए कि लेटर ऑन द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू नागापट्टिनम, तो वो भी सही रहेगा। प्लीज़ इन बस फैक्ट्स को ध्यान में रख लेना। देन थर्ड नंबर पे 1600 ईस्वी में हमारे पास इंग्लिश आते हैं। 1599 में इनकी जो कंपनी है जिसका नाम होता है मर्चेंट एडवेंचर्स। ये अगर कल को आपको इस नाम के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, यही नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का छोटा नाम है या फिर निक नेम है। 1600 ईस्वी में जो क्वीन एलिजाबेथ है उसके द्वारा इनको एक रॉयल चार्टर दे दिया जाता है कि अब से 15 साल तक जो भी ईस्ट के साथ ट्रेड होगा वो आपके थ्रू ही होगा, आपको कंप्लीट मोनोपोली है। तो ये जो फैक्ट है कि कितने सालों के लिए सबसे इनिशियल में चार्टर दिया गया था, कितने टाइम पीरियड के लिए था, तो वो 15 साल था, इसको याद रखिएगा। और कौन से सन में दिया गया था, इट वाज इन द 1600। एंड अगर हम वही बात करें कि क्या ज़रूरत थी, तो स्पाइसेस की ज़रूरत थी। इनका जो मेन एरिया था जहाँ पर वो जाना चाहते थे वो इंडोनेशिया था, पर क्योंकि डच का इनके साथ पहले ही वहाँ पर इनको लगा कि वहाँ पर डच का पूरा इन्फ्लुएंस हुआ पड़ा है, तो उन्होंने अपना जो रुख है वो इंडिया की तरफ कर लिया, और इंडिया से जो वो मेन चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते थे तो वहाँ पर वो करने लग गए। आपका ये होमवर्क है कि आपने बताना है कि इंडिया में बैटल ऑफ बक्सर के आसपास एक इम्पॉर्टेंट बैटल होता है डच और इंग्लिश के बीच में। उस बैटल का नाम क्या है? बैटल ऑफ डैश, विच वाज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड डच। ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपकी प्रीलिम्स की रिवीजन भी आप कह सकते हैं। तो क्योंकि डच का पूरा इन्फ्लुएंस था मलाय पेनिनसुला में, उस वजह से जो इंग्लिश है वो इंडिया की तरफ आ गए, और जो इनका स्टार्टिंग का ट्रेडिंग पॉइंट बना, मैं फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा, जो ट्रेडिंग पॉइंट बना वो है सूरत इन गुजरात। अब यहाँ पर इनको ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे को अपनी फैक्ट्री खोलनी चाहिए जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकें। कल को स्टोर की हुई चीज़ों को अगर कल को हमको प्रोटेक्शन देनी पड़े तो उसको फोर्टिफाई करें, पूरे एरिया को गन्स वहाँ पर माउंट करें। और इसी वजह से जो पहला इंग्लिश है, जो इंग्लिश पर्सन है, इंग्लिश ओरिजिन का पर्सन है, वो केम टू इंडिया वॉज कैप्टन हॉकिंस। ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, पहले भी कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। सो ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू सेट हिज फुट ऑन इंडियन सॉइल। उस टाइम का जो हमारा मुगल एम्परर है वो है जहांगीर इन द ईयर 1609। तो जब ये उनके पास आया तो इसने कहा कि मेरे को फरमान चाहिए कि मैं इंडिया में फैक्ट्री खोल सकूं। तो जहांगीर ने कहा कि अगर आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो वेस्ट कोस्ट के ऊपर कहीं भी खोल लीजिए, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको पूरे इंडिया का फरमान नहीं दे सकता, क्योंकि उस टाइम के अंदर फ्रेंच कह रहा हूँ, डच पावर भी थी एंड एट द सेम टाइम पोर्टुगीज़ पावर भी थी। इस वजह से जो डील है वो स्ट्रक नहीं हो पाई, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि इनकी पोर्टुगीज़ के साथ कन्फ्लिक्ट होने लग गया था तो कैप्टन हॉकिंस वापस चले गया। तो 1611 में वेस्ट कोस्ट के ऊपर सबसे पहली फैक्ट्री खुलती है मसूलीपट्टनम, एंड देन इन द ईयर 1613 सूरत के अंदर दूसरी इनकी फैक्ट्री खुलेगी। अगर हम मसूलीपट्टनम की बात करें तो ये पहले भी हमने किया कि जो डच हैं उनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम के अंदर ही थी। तो उसके बाद क्योंकि अब इंग्लिश पीपल को लगेगा, ब्रिटिशर्स को लगेगा कि हमारे को तो पूरे इंडिया पे कब्जा करना है, सिर्फ वेस्ट कोस्ट पे हमारी फैक्ट्री खोल के हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो दूसरा अपना ऑफिशियल भेजेंगे जिसका नाम है सर थॉमस रो, जो कि 1615 ईस्वी में इंडिया आएंगे और यहाँ पर फिर आके जहांगीर से दोबारा से मिलेंगे कि मेरे को फरमान दीजिए कि मैं पूरे इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्री खोल सकूँ। तो यहाँ पर उनको दोबारा से फरमान दिया जाता है। फिर बंगाल के अंदर 1651 में हुगली में इंग्लिश की पहली फैक्ट्री खुलेगी, बंगाल साइड में, फिर अगर हम दूसरी साइड की बात करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आपने सारे इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो द फोर्थ पावर इज़ द डेन्स। तो डेन्स को लेके कोई ज़्यादा पॉइंट्स आपको याद में नहीं रखने। 1616 में ये हमारे इंडिया में आएंगे।
1620 तक ये अपना थोड़ा बहुत ट्रेड करना शुरू करेंगे। फ्रैंक्योबार नियर तंजौर ये उनका ट्रांजिट पॉइंट बन जाएगा, फैक्ट्री नहीं ट्रांजिट पॉइंट। फैक्ट्री ऐसा चीज़ कोई नहीं खोल पाएंगे। एक ज़रूरी पॉइंट बस ये है कि 1755 में जैसे मुखर्जी नगर है, ओल्ड राजेंद्र नगर है, तो इन्होंने भी अपना एक नगर खोला जिसका नाम है फ्रेडरिक नगर नियर श्रीरामपुर इन बंगाल। बस ये एक फैक्ट याद रख लेना कि फ्रेडरिक नगर किन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। सो द आंसर विल बी द डेन्स। और क्योंकि ये इंग्लिश के साथ भिड़ते रहेंगे, ये जो पूरा बंगाल का इलाका है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो कि 1764 में होगा, या जो बैटल ऑफ प्लासी होगा 1757 में, और ये पूरे इलाके के ऊपर इंग्लिश का कब्जा हो जाएगा, तो वो डेन्स को पैर अपना नहीं जमाने देंगे। एंड सिंस दे विल बी ऑक्यूपाइड बाय द इंग्लिश, सो दे विल फेल एज अ कमर्शियल वेंचर। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है। एंड एट लास्ट फ्रेंच हमारे इंडिया में 1664 में आएंगे। कॉलबर्ट नाम के इंसान, वहाँ का जो किंग है, ही विल फॉर्म द कंपनी डी देस इंडियाज ओरिएंटल्स। मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है फ्रेंच, जिन बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो वो कर सकते हैं। तो किंग लुइस IV ने उसको फरमान दिया था कॉलबर्ट को कि आप ये कंपनी खोलिए और इंडिया की साइड में जाके, ईस्ट की साइड में जाके ट्रेड करिए, क्योंकि उस टाइम तक ऑलमोस्ट हर यूरोपियन देश कंट्री ने अपनी जो कंपनी खोल के इंडिया की तरफ भेज दी थी। तो 1667 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली जो कि सूरत में है। ब्रिटिशर्स ने दूसरी फैक्ट्री सूरत में खोली थी, पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, और फ्रेंच ने पहली फैक्ट्री सूरत में खोली और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। तो इंटरचेंज है, बस ये आप इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1672 में इन्होंने अपना पौंडीचेरी जो फेमस इनका कैपिटल था उसको बना लिया। एंड अल्टीमेटली फिर ये जो एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स होंगे, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी होगी, उसमें 3 बैटल्स होंगे। थर्ड बैटल होगा बैटल ऑफ वॉन्टीवॉश। तो उस हिसाब से आपको आई होप ये सारी चीज़ें आती होंगी एंड फ्रेंच को फिर बाहर कर दिया जाएगा इंडिया में से। तो यहाँ पर हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पेपर नज़दीक है तो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, पूरी प्लानिंग करके चलिए। काफ़ी बच्चों ने पीछे कंप्लेंट की थी कि कुछ मोटिवेशनल बात नहीं की या फिर कोई स्टोरी नहीं सुनाई। तो स्टोरी तो आज के लिए नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं आप सबके लिए एक नज़म कहना चाहूँगा जो कि फैज़ अहमद फैज़ की है। वो उसने तब कही थी जब वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक रिवोल्ट में पार्टिसिपेट उसने किया था। आई होप आपने शायद ये सुनी भी होगी कि बोल की लब आज़ाद हैं तेरे। तो आप सबके लिए मैं गा देता हूँ कि बोल की लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो ज़बां की मौत से पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल की जो कहना है कह ले। तो मतलब कि जब तक टाइम है प्लीज़ उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। ये ना हो कि टाइम निकल जाए बाद में आप पछताते रहें। अभी बहुत टाइम है, बहुत 70 दिन के आसपास आपके पास पड़े हैं। इन 70 दिन को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेंगे तो आप बाकियों से आगे निकल जाएंगे। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ। तो मिलते हैं अगले 2 मिनट में। थैंक यू सो मच।